हर्षिता सराफ जग गई है। कृष्णा कुशवाहा, शिवा प्यासी, विकास ठाकुर, महिमा मुलेवा, माला सिंह। चलो, अब धीरे धीरे जगते रहेंगे लोग, किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते। क्लास का नियम हम लोगों का यही है कि किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। क्लास शुरू हो गई तो शुरू हो गई। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना शुरू करेंगे आप लोग। नेटवर्क में समस्या तो नहीं जा रही है ना? आवाज़ और वीडियो तो क्लियर है? बोलो कृष्णा। आवाज़ और वीडियो क्लियर है? चलो फिर, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज आई की संरचना कंप्लीट कर देते हैं। इसको मिटाता हूं मैं और फिर क्या है जी सर, ठीक है। चलो, अब कल जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने आँख के बारे में पढ़ा कि आँख है क्या। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था आँख का जो भी बाहरी संरचना है। बाहरी संरचना के बाद हमने उसके आंतरिक संरचना को पढ़ा था। आंतरिक संरचना में 3 परतों की बात किया था। 3 परत में सबसे बाहरी परत का नाम था स्क्लेरा, मध्य परत का नाम था रक्तक पटल या रक्त पटल, कोरोइड बोल रहे थे। इन दोनों की कहानी हो गई थी। आज हमको पढ़ना है इसकी तीसरी परत जिसका नाम है रेटिना। तो एक बार बोर्ड पे फिर से देख लेते हैं 5 मिनट के लिए। देखो, सबसे पहले ये केवल रिवीजन के लिए है। जैसे सीरियल देखते हो ना, तो सीरियल में बोलता है कि अब तक आपने देखा, रिकेप। तो अब तक आपने देखा, 2 दिन हमने इसका बेस बनाया है। अब 2 दिन की पूरी क्लास तो यहाँ करेंगे नहीं, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं जिससे कि आपको एक बार कनेक्ट हो जाए आप, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। रिकेप में सबसे पहले हमने बात किया था नेत्र का, मानव नेत्र। और मानव नेत्र में हमने बात किया था कि मानव नेत्र क्या है, हमारी एक दर्शनेंद्रिय है, दर्शन कराने वाली इंद्रिय है। तो मानव नेत्र एक दर्शनेंद्रिय है। इसके बाद हमने बात किया था कि इसकी अवस्थिति कहाँ रहती है, ये हमारे शरीर में कहाँ स्थित है। तो हम लोगों ने कंकाल तंत्र पढ़ा था, मानव कंकाल तंत्र पढ़ा था। और उस मानव कंकाल तंत्र में पढ़ा था खोपड़ी के बारे में, कोटर के बारे में, खोपड़ी के बारे में पढ़ा था। सॉरी, खोपड़ी, इसको करोटी भी हिंदी में बोल रहे थे, खोपड़ी या करोटी भी बोल रहे थे, करोती नहीं, ध्यान रख लेना। करोती संस्कृत का शब्द है, करोती मतलब होता है करता है, तो हमें करोती नहीं बोलना है, करोटी। स्कल, इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसको, स्कल। तो खोपड़ी में 2 गड्ढे हैं। खोपड़ी में जो ये चश्मा पहना हूँ इसके, चलो चश्मा निकाल दूं क्या, लो चश्मा निकाल दिया। तो ये जो खोपड़ी, यहाँ पे 2 गड्ढे हैं, इन गड्ढों को बोला जाता है क्या, खोपड़ी में जो करोटी है, सॉरी, खोपड़ी में जो नेत्र कोटर है, नेत्र कोटर उनका नाम दिया जाता है। अगर आप इंग्लिश में इसी को लिखना चाहें तो आई ऑर्बिट बोलते हैं, आई ऑर्बिट। तो इस आई ऑर्बिट में हमारी 2 आंखें हैं, मतलब एक जोड़ी आंखें हैं, एक जोड़ी आंखें स्थित हैं। एक जोड़ी आंखें स्थित है नेत्र कोटर में। फिर हमने बात किया था कि जो नेत्र हमारा है, आंख जो है,
इस आँख का व्यास, आँख गोलाकार है, आँख की संरचना जो है, आँख की संरचना हमारी जो आँख है वो कैसी है, बाहर जो दिख रही है वो तो 1/5 भाग दिख रही है। बाहर जो हिस्सा हमको यहाँ दिख रहा है ये सिर्फ 1/5 हिस्सा दिख रहा है। तो पूरी आँख हमारी जो है वो कैसी है, गोलाकार है, लगभग अंडाकार है। कुछ किताबें लिखते हैं गोलाकार, या कुछ लोग इसी को अंडाकार भी बोलते हैं, एक जैसा अंडाकार। इसका 1/5 भाग दिखता है। हमने बात कर लिया था कि इसका मात्र 1/5 भाग ही बाहर हमको दिखाई दे रहा है, बाकी 4/5 भाग अंदर है, जिसको आप चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं। अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल के देख लो, मेरा नाम मत बताना कि मैंने बोला है निकालने के लिए। संरचना गोलाकार, और भार इसका हमने कितना देखा था, सॉरी, इसका व्यास अगर गोला है तो डेफिनेटली व्यास होगा, और इसका व्यास था 2.5 mm का, 2.5 मिलीमीटर इसका व्यास होता है, और इसका भार लगभग होता है कितना, 7 ग्राम। इसका भार औसत, ध्यान रखिएगा कि इससे छोटा इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये औसत बात है कि लगभग मानव में औसत रूप से ये चीज़ें होती हैं। ये बात हमने पढ़ लिया था। अब देखो, आज रिकैप देख रहे हैं तो केवल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। जिस दिन क्लास में कर रहे थे, पिछले 2 क्लासों में हमने इस पर बात किया कि एक दिन बता दिया था, कुछ स्टूडेंट और जुड़ गए अगले दिन, तो फिर उनको ही बताया। इसलिए फिर एक दिन बीच में हम लोग कृषि उत्पाद तकनीक वाला टॉपिक थोड़ा देख लिए थे कि बायोफ्लॉक तकनीक क्या है मछली पालन की, उस पर अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसलिए बीच में गैप थोड़ा हो गया था, तो मैंने इसको 2 दिन डिटेल में बताया था। आज केवल रिकैप कर लेते हैं। तो व्यास इसका हो गया। उसके बाद हमने इसकी संरचना में इसकी बाहरी संरचना जो देखे थे, आँख के अंदर ही बाहरी संरचना की बात आई थी, और बाहरी संरचना में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताया था। एक तो बताया था कि ये इसके बाहर जाके अगर हम देखते हैं तो पलक पाई जाती है, आई लीड्स पाई जाती हैं। आई लीड्स क्या है बता चुका हूँ मैं, आई लीड्स पलक। और फिर हमने बताया था कि पलक में आई लीड्स और पलक में हमने देखा था कि ग्रंथियाँ पाई जा रही थीं। कौन कौन सी ग्रंथियाँ, ये पहले भी हम लोगों ने बाह्य ग्रंथियाँ जब पढ़े थे, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ, तो वहाँ पे पढ़े थे। एक थी लयक्राइमल ग्रंथि, एक थी लयक्राइमल ग्रंथि, और दूसरी थी मोबेमियन ग्रंथि, मोबेमियन ग्रंथि। हमने बात किया था कि किससे क्या निकलता है, इससे आंसू निकलते हैं, इससे वसा या सीवेसियस पदार्थ निकलते हैं, आँख में कीचड़ वगैरह इसके कारण बनता है। हमने बताया था कि आँख से ही बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो इन ग्रंथियों में पतली ट्यूब होती होंगी, नलिकाएँ होती हैं, जिनको लयक्राइमल डक्ट बोल रहे थे, नली बोल रहे थे। उस नली से आँख में आता है आंसू, और आँख में अगर ज़्यादा आंसू हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा इकट्ठा होता है कोने में, और फिर यहाँ से नेजल डक्ट है, नाक में जाता है, नेजोलैक्राइमल डक्ट नाक में, और फिर नेजल सैक से नाक से भी आंसू निकलने लगता है। तो ये बात हमने बात कर लिया था, फिर डिटेल करने की जरूरत नहीं है। पलक हमने बात किया था कि दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ हैं। पलकों की बात करने के बाद फिर आँख में ये जो आप आँख के ऊपर देख रहे हो बाल, इसको बरौनी कहा जाता है, इसको हिंदी में बरौनी बोलते हैं। ये भी आँखों को बाह्य तरीके से रक्षा करने के लिए ही होती है। उसके बाद आंतरिक संरचना में आ गए थे, बाहर जो आँख के दिख रहा था वो हमने बात कर लिया। इसके बाद जब आंतरिक पे बात आ रही थी तो एक काम कर लेते हैं, हाँ ठीक है यहीं देख लो, हालांकि ये हमने बात तो कर ही लिया था। आंतरिक संरचना पे अगर हम बात, रिवीजन एक बार हो जाएगा। आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना में हमने बात किया था कि जो आँख है, अब आँख बहुत अच्छा तो बनेगा नहीं मुझसे, ये ऐसे में बना दिया हूँ, एक परत, फिर इसके आगे देखोगे तो एक परत ऐसे बनी हुई है, 3 परतों से कुल मिला के ये हमारी आँख बनी हुई है। बहुत बेहतर डायग्राम मुझसे बनेगा नहीं, इसको मैं एज अ लेंस ले रहा हूँ। ये इतना भाग,
ये इतना भाग का कल मैं एक नाम दिया था जो यहाँ और इधर होता है, याद होगा आप लोगों को, सिलियरी बॉडी। तो आँख की इस तरीके से ये लेंस को मान लेते हैं, जो आँख का लेंस है, अभी देखेंगे आगे। तो संरचना में जो सबसे बाहर वाली परत है, सबसे बाहर वाली परत का नाम हमने रखा था स्क्लेरा, और इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि क्या है स्क्लेरा। मैंने बताया था कि रक्त की केशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसमें कोई रंगा नहीं होता है, वर्णक नहीं होता है, और इसलिए ये सफ़ेद होती है, अर्थात इसमें कोई कलर नहीं होता है। एक और चीज़ बताया था कि इसके सफ़ेद होने का कारण है कोलेजन तंतुओं का उपस्थित होना। इसके सफ़ेद होने का कारण क्या है? कोलेजन तंतुओं का उपस्थित होना। तो वो सब बात हो गई थी, इसलिए बात अभी नहीं कर रहे हैं। श्वेत पटल, श्वेत पटल के बाद जो इसके अंदर मिलता है इसका नाम था रंजित पटल या रक्त पटल, रंजित पटल, या इसी को बोलते हैं रक्त पटल। और अगर रक्त पटल नहीं बोलना है आपको तो आप इसको बोल सकते हो इंग्लिश में कोरोइड, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हो कोरोइड लेयर। और सबसे लास्ट में जो अंदर दिख रही है इसका नाम क्या है? रेटिना, दृष्टि पटल सबसे लास्ट वाले का नाम है, इधर लिख देता हूँ। सबसे लास्ट वाला जो है इसका नाम है रेटिना, रेटिना इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। मैंने बताया था कि ये पर्दे का काम करता है आँख पर, और अभी इसकी बात करेंगे। दृष्टि पटल। अब ये तीन परतें हमने देख लिया था। इसके एक परत, पहले परत की बात किया था, कॉर्निया बताया था। तो कॉर्निया श्वेत पटल का भाग है, और हमने बताया था कि ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट आगे जो ये पर्दा दिख रहा है, इस पर्दे को क्या बोलते हैं? कंजक्टाइवा। जिसमें बताया था कि कंजक्टाइवा में अगर कभी संक्रमण हो जाता है, शोध हो जाता है, तो आंखें लाल हो जाती हैं, और ये अक्सर होता है लोगों को, छोटे टाइम पर तो होता ही है, जिसको बोलते हैं आंख में दिक्कत हो गई है, तकलीफ, काफ़ी जलन होती है, आंख में पानी आती है, लोग चश्मा पहन के घूमते हैं उस टाइम पर। उसके बाद हमने रक्त पटल में जब बात किया था, तो रक्त पटल में आगे आकर ये जो गोलाकार एक यहाँ पे संरचना बनाता है काले कलर का, जिसको जनरल लोग पुतली बोल देते हैं, मध्य स्तर जो इसका है, इसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। हमने बात किया था कि इसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त केशिकाओं के साथ साथ ये सब पहले हो चुका है, सिर्फ रिवाइज के लिए एक बार थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, न लिखवाएंगे अभी इसको। रक्त केशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। इसके साथ साथ इसमें वर्णक भी उपस्थित होते हैं, रंगा उपस्थित होता है, और इस कारण इसका जो रंग होता है, इस कारण जो इसका रंग होता है वो अलग अलग होता है। अक्सर आप देखोगे, खासकर जलवायु पर भी डिपेंड करता है कि कैसे जगहों पे हम रह रहे हैं। कुछ लोगों की आँख काले होती हैं, काली होती हैं। आँख मतलब समझ लो कि ये जो काले कलर का दिख रहा है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो आयरिस है। काले कलर का जो दिख रहा है उसको आयरिस कहा जाता है, कल हमने बात किया था। कुछ लोगों की काली आँखें होती हैं, कुछ लोगों की नीली होती हैं, कुछ लोगों की भूरी होती हैं। पूरा बॉलीवुड इस ऐसे गाने बनाकर भरा हुआ है। खैर भूरी पर तो नहीं बना है एक भी गाना। भूरी पर अगर कुछ याद हो तो बताओ तुम लोग। भूरी पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों पर तो बॉलीवुड काफ़ी मेहरबान रहा है। तो इस तरीके से इनकी संरचना होती है। ये आइरिस इसमें पाया जाता है, स्क्लेरा में कार्निया मुख्य रूप से पाया जाता है। बाकी हमने कल जो भी संरचनाएं थी बात किया। आज हम लोगों को स्पष्ट मुख्य रूप से बात करना है रेटिना का। ये सारी चीज़ें पिछले 2 क्लास में बात हुई हैं, और इसलिए इस पर हम नहीं जाएंगे। इसकी गारंटी है कि जो भी, हाँ ब्लू आइज तो है, ब्लू आइज तो नीली ना, लेकिन मैं तो इसकी भूरी की बात कर रहा हूँ। ब्राउन का तो कोई गाना नहीं सुने हैं। सुने हो अगर तो ठीक है, बताना मुझे भी। चलो, तो ये हमने 2 क्लास की बात को समेट लिया है इतने टाइम में। इस पर हम लोग चर्चा अब एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। आगे हम लोग आज दृष्टि पटल को देखेंगे, अर्थात रेटिना को देखेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी होगी, आज की हेडिंग, आज की क्लास की हेडिंग रहेगी दृष्टि पटल। आज के क्लास की हेडिंग यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो आज के क्लास की हेडिंग रहेगी दृष्टि पटल। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में ही लिखेंगे हम लोग, ज़्यादा पैसेज फॉर्म में लिख के कोई मतलब है नहीं।
एक तो हालांकि ये मेंस प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं। अब उधर जो मैं पढ़ा दिया हूँ उसमें से सिंगल कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगा। आप जाके देखोगे छोटे किताबों में, चाहे जो कुछ भी किताबें पीएससी की मिल रही हैं उसमें केवल फैक्ट फैक्ट बना के लिख दे रहे हैं। हमने इसमें एक एक बातें किया हुआ है, तो कहीं से कुछ बाहर नहीं आएगा। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल को हम बोलते हैं रेटिना। एक तो लैपटॉप नीचे है तो तुम लोगों का कमेंट देखने के लिए बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। हाँ, ब्लू आइज, दूसरी चीज़ ये भी देखना पड़ रहा है कि नेटवर्किंग में कहीं दिक्कत ना जाए। चलो ठीक है, अभी ठीक चल रहा है सब कुछ। तो दृष्टिपटल में क्या क्या, दृष्टिपटल के बारे में सबसे पहले जानना है। तो दृष्टिपटल में जानना है कि सबसे आंतरिक परत होती है मनुष्य के आँख की, मनुष्य के आँख की सबसे आंतरिक परत, आँख की सबसे आंतरिक परत, सबसे अंदर की परत यह है दृष्टिपटल। तो सबसे पहले दिमाग में ही रखो, प्रीलिम्स में यही पूछ लेगा, प्रीलिम्स में यही पूछ लेगा कि मनुष्य के आँख की सबसे आंतरिक परत है, तो लिखेंगे रेटिना। उसके बाद एक चीज और दिमाग में रखना कि कार्निया में ये उपस्थित नहीं होता है, तो लिखोगे कार्निया में अनुपस्थित। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्निया में दृष्टिपटल का भी रोल कुछ होता है क्या, तो कोई रोल नहीं होता है, कार्निया में ये अनुपस्थित है। कार्निया में दृष्टिपटल रेटिना वाली लेयर पूरी तरीके से अनुपस्थित है। और उसके बाद दिमाग में रखोगे कि दृष्टिपटल जो रेटिना होता है अपने आप में, रेटिना में 10 लेयर से बना हुआ है। कितना जटिल संरचना है शरीर का, सोचो। जो रेटिना हमारी है आंतरिक परत, ये अपने आप में 10 लेयर से बनी हुई है, 10 लेयर से। बट अब 10 लेयर यहाँ हमको नहीं पढ़ना है। 10 लेयर तो जो नीट की तैयारी करेंगे या फिर उसके बाद आगे मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए है। हमें तो जो काम काम की चीज़ें हैं वो देख लेना है। तो ये कुल 10 परतों से या कुल 10 स्तरों से निर्मित होती है, कुल 10 स्तरों से निर्मित होती है। रेटिना अपने आप में कुल 10 स्तरों से निर्मित होती है, ये दिमाग में रखना है। लेकिन इसमें से 4 प्रमुख स्तरों के बारे में हम जानेंगे, 4 प्रमुख स्तर। और ये 4 जानोगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर समझ में आएगा कि अंध बिंदु क्या है, पीत बिंदु क्या है, सब समझ में आएगा। 4 प्रमुख स्तर उसके देखेंगे हम। 4 प्रमुख स्तर में कौन कौन से हैं, तो 4 प्रमुख स्तर में सबसे पहला स्तर का नाम है वर्णक स्तर। वर्णक, देखो नाम ही क्या है, वर्णक, मतलब इसमें पिगमेंट रहेगा, रंग देने के कुछ चीज़ें रहेंगी, तो इसको हम बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर, वर्णक स्तर। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर। तो ये पिगमेंटेड लेयर हो गया, क्लियर दिख रहा है ना। हाँ, तो पिगमेंटेड लेयर। उसके बाद दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं दृष्टि शलाका व दृष्टि शंकु लेयर। इसका बहुत बड़ा रोल है। दृष्टि शलाका, और भी हिंदी में कई नाम मिल जाते हैं। दृष्टि शलाका मतलब समझ लो कि लंबी चीज़ों को यहाँ शलाका बोल दिया है, लंबी और पतली चीज़ों को शलाका बोल रहा है। अभी लिखवाऊंगा, दृष्टि शलाका एवं शंकु परत एवं दृष्टि शंकु परत, दृष्टि शंकु परत, इसका बहुत बड़ा रोल है। जितना भी कलर वगैरह हम देख पाते हैं ना, कलर इस शंकु के कारण देखते हैं। अगर शंकु परत हमारी गड़बड़ हो गई तो फिर हमको कलर समझ में नहीं आएगा, जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। जो भी देखोगे सब ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, कुछ भी कलर्ड नहीं दिखेगा। तो कलर्ड के लिए स्पेशल जिम्मेदार यहाँ पे होती है शंकु परत। लिखवा रहा हूँ अभी इसको। आगे होता है द्विध्रुवी तंत्रिका तंत्र, सॉरी द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय तंत्रिका, यार उधर जगह थोड़ी सी बचनी चाहिए। और द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका परत, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका परत, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका परत। और सबसे लास्ट होता है, तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं तंत्रिका तंत्र में, गैंग्लियन का नाम याद आ रहा है, गैंग्लियन, गुच्छीय। तो अगला होता है गुच्छी स्तर, गुच्छी स्तर
तंत्रिका तंत्र में पढ़े थे, गुच्छीय स्तर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। गैंग्लियोनिक लेयर, ये 4 लेयर अगर समझ गए तो रेटिना से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। सब कुछ आंख से जुड़ी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। रेटिना में एक बात और दिमाग में आपको रखना है, ऊपर डायग्राम में लिख लेना कि दृष्टिपटल रेटिना में यह प्रतिबिंब, यहां दिख तो रहा है, हाँ, यह प्रतिबिंब के निर्माण हेतु, यह प्रतिबिंब के निर्माण हेतु पर्दे का काम करती है, स्क्रीन का काम करती है। प्रतिबिंब के निर्माण हेतु पर्दे, कोष्टक में स्क्रीन लिख लेना। कल बताया भी था क्लास में कि स्क्रीन, प्रोजेक्टर ले रहे हो, किसी स्क्रीन पर करोगे तभी तो पिक्चर जाके आती है ना। वैसे ही हमारी आंख से जो आइरिस है, इस आइरिस के अंदर हमने पुतली की बात किया था, तारा की बात किया था, पुपिल। उस तारा से प्रकाश जाता है अंदर, और जाने के बाद जो इमेज बनती है वो इमेज किस पर बनेगी? रेटिना पर बनेगी। रेटिना के लास्ट हिस्से पर ये जो रेटिना है इधर, ये इधर बनेगी। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि एक बिंदु है जहाँ पे बहुत क्लियर बनेगी, एक बिंदु है जहाँ पे बनेगी ही नहीं। तो इसलिए ये परतें बता रहा हूँ। यह प्रतिबिंब के निर्माण हेतु पर्दे का कार्य करती है। प्रीलिम्स में कभी यही पूछ लेगा, कार्य करती है। और मेंस में भी पूछ सकता है, क्योंकि मेंस में 3 नंबर के क्वेश्चन, आप पुराने पेपर जाके देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि एक एक शब्द लिख दो तो 3 नंबर मिल जाता है। बता ही चुका हूँ कई बार आप लोगों को मैं कि एथिक्स वाला जो पार्ट है, उस एथिक्स वाले पार्ट में जाके देखोगे तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अब अर्थशास्त्र के लेखक सिर्फ नीचे लिख दो, कौटिल्य, नंबर मिल गया। और ऐसे एक नहीं कई क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी सब कुछ क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, अभी सारी चीजें क्लियर हैं? वीडियो और ऑडियो या कोई दिक्कत जा रहा है? हाँ, तो ये वार्तालाप बीच बीच में करते रहो, कोई डाउट जाए वो भी पूछते रहो, डायग्राम साथ साथ बनाते रहो। वीडियो नहीं है क्लियर? अब तो होगा, अभी क्लियर है? बीच में मुझे लग रहा था खुद ही, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं था, लेकिन अभी तो क्लियर है। तुम लोग जैसे ही क्लियर ना हो मुझे बता दिया करो। बढ़ते हैं तो आगे अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको रिकेप को मिटा दूं, कल देखा हमने, इसको मिटा दिया जाए तो थोड़ी सी, हाँ ठीक है, तो मिटा दूंगा। अभी मैं पहले थोड़ा सा ये इतनी बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या जानना है, इसके बारे में हम लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, बट फिर भी लिख लो कि यह एक कोशिकीय बाह्य परत है। एक कोशिकीय, आपको आइडिया है ही, यह एक कोशिकीय बाह्य परत है। एक कोशिकीय बाह्य परत क्यों बोल रहा हूँ? पूरे आँख की बाह्य परत नहीं बोल रहा हूँ, रेटिना की 10 स्तर है ना, 10 परत हैं, तो उसकी सबसे बाह्य परत एक कोशिकीय बाह्य परत है। ये एक कोशिकीय बाह्य परत है, और इसमें वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, इसमें वर्णक रंगा बोलते हैं हिंदी में, एनसीईआरटी रंगा बोलता है, अजीब नाम है। पिगमेंट इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। और वर्णक पाए जाने से फायदा क्या है? तो वर्णक रहेंगे तो आंख को क्या करेंगे, प्रकाश को अवशोषित करेंगे, नहीं तो प्रकाश अवशोषित नहीं होगा। आपको पता है कि जितना गाढ़े रंग का, फिजिक्स में पढ़े हैं कि जितना भी गाढ़े रंग के वस्तुएं रहती हैं वो प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करती हैं। जितना हल्के रंग की वस्तुएं रहेंगी उतना प्रकाश को कम अवशोषित करेंगी। तो अगर प्रकाश को अवशोषित ही नहीं करेगा वहाँ पे वो, तो इमेज बनेगा नहीं। इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, और इन वर्णक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकाश को, जो अलग अलग प्रकाश जो भी जा रहे हैं आंखों में, विवग्योर, कम से कम दृश्य प्रकाश ही ले लो जो हम देखते हैं, तो विवग्योर
उनके अलग अलग प्रकाशों को अवशोषित करते हैं। जो विभिन्न प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जो विभिन्न प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो हमको थोड़ा दिमाग में आ गया कि अगर ये परत न रहे तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वर्णक नहीं रहेंगे तो अवशोषण नहीं होगा प्रकाश का। प्रकाश का अवशोषण अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण परत अगर है तो दृष्टि, शलाका एवं दृष्टि। वैसे तो हर चीज़ महत्वपूर्ण होता है, ये रह के ही क्या होगा कि ये अगर नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है अच्छा, इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो क्या बोलोगे? लेयर ऑफ इंग्लिश वाला नाम समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। लेयर ऑफ रॉड, रॉड समझ रहे हो ना, छड़। लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन, कोन मतलब शंकु। तो रॉड और कोन जैसा, ये कुछ रॉड जैसी रहती हैं, कुछ कोन जैसी इसमें रहती हैं कोशिकाएं। तो देखो इसमें दो कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दिमाग में रखना कि इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। एक कोशिका जो है वो है शलाका, रॉड जैसी है, रॉड वाली कोशिका है, मतलब लंबी कोशिकाएं हैं। इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परत है ये। अभी देखना इसमें कई चीज़ें मिलेगी। रॉड, और दूसरा होता है शंकु, कोन के जैसी है। मैं देखते जा रहा हूँ कंटिन्यूअस कि कहीं आपको समस्या ना हो, और अगर कहीं भी समस्या लगे तो आप बता दीजिएगा। वैसे तो मैं बार बार लैपटॉप पे देख रहा हूँ इसलिए। शलाका, रॉड, और दूसरा क्या है? शंकु, कोन। देखो शलाका जो है ये क्या लंबी व पतली होती हैं, ये कोशिका हैं। ये इस परत में क्या कोशिका पाई जाती हैं, कोशिका हमको पता है। तो ये कोशिका जो है रॉड वाली है, ये क्या लंबी होती है। देखो नाम ही है रॉड, तो लंबी व पतली होगी ये लंबी और पतली कोशिका होती है। और दूसरी जो है वो क्या छोटी और मोटी होती है। शंकु देखे यो, शंकु का डायग्राम आपको पता ही है, शंकु ऐसे बनता है, 10वीं क्लास के गणित में भी पढ़े हो। तो शंकु एकदम शंकु नहीं, मतलब शंकु जैसी रहती हैं ये। तो ये छोटी और मोटी होती हैं, छोटी व मोटी होती हैं। मैं छोटी व मोटी बोल रहा हूँ तो किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसका नाम ले रहा हूँ, कोई इसको पर्सनल ना ले। कोई छोटा हो तो पर्सनल ले ले भाई, उम्र बढ़ेगी बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। छोटी व मोटी। और क्या इसमें हमको याद रखना है, तो ये जब प्रकाश रहेगा ना, जब लाइट रहेगी, ध्यान रखिएगा शलाका वाला जब होता है तो ये कम प्रकाश में देखने के लिए सहायक होती है। कम प्रकाश में देखने में सहायक होती है। मतलब अंधेरे में जब हम देखते हैं ना, तो समझ लो कि अंधेरे में देखने के लिए सहायक ये होती है शलाका। ये रॉड वाली अंधेरे में देखने के लिए सहायक होती है। और उसमें एक बात और दिमाग में आपको रखना है कि ये रंग में विभेद नहीं कर सकती है। दूसरा बिंदु इसमें दिमाग में रखोगे कि यह रंग में विभेद नहीं कर सकती हैं। यह रंग में विभेद नहीं कर सकती हैं। तो अगर हम चाहें कि कलर वाली चीज़ें इससे देख लें तो कलर नहीं देख सकते हैं। कम प्रकाश में देखने में सहायक होगी, रंग में विभेद नहीं कर पाएगी। ये दिमाग में रखना है कि रंग से कोई मतलब नहीं है, रंग इसको समझ में नहीं आएगा, रंग के लिए ये आएगी। तो रंग बिरंगी, एक 10वीं क्लास में तुम लोग देखोगे ना, 10th क्लास के साइंस में एक चैप्टर दिया हुआ है, आंख एवं रंग बिरंगी दुनिया। और आज तो एनसीईआरटी के आपको पता है कि एप्लीकेशन आ गए हैं, गूगल जिंदाबाद है। आप जाके लिखें क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी, तो उसमें देखना शायद तीसरा चौथा चैप्टर ही है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, आंख एवं रंग बिरंगी दुनिया। तो हमारी रंग बिरंगी जो दुनिया है, उस रंग बिरंगी दुनिया के लिए जिम्मेदार ये शंकु कोशिका है, शलाका रॉड नहीं है, शलाका वाला नहीं है। एक बात और इसमें अगर आप याद रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं कि इसी में एक और चीज पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, लेकिन जिसका नाम क्या है, यहां दिखाई दे रहा है, हाँ, विजुअल पर्पल बोलते हैं। इसमें
द्रव मान लो तुम तो अभी, इसमें एक द्रव जैसा वर्णक पाया जाता है विजुअल पर्पल। नाम क्या है? विजुअल पर्पल। इसको आप अभी दिमाग में रखेंगे। नीचे इससे जुड़ी एक और बात बताऊंगा अभी, बट अभी इतना स्मृति रखो, बस इतना काम का है। छोटी एवं मोटी ये क्या होता है? तो प्रकाश में देखने के लिए सहायक होती है। लाइट में अगर हम देख पाते हैं तो इसके कारण, तो प्रकाश में देखने में सहायक, प्रकाश में देखने में सहायक होती है शंकु कोशिका। अगली बात, इसमें क्या मिलेगा? जो इसमें रंग विभेद करने में सक्षम, रंग विभेद करने में सक्षम है। तो रंग जो भी हम देख रहे हैं उस रंग को दिखाने के लिए जिम्मेदार यही कोशिका है, शंकु कोशिका। ये दिमाग में रखेंगे आप। और ये प्रकाश में देखने के काम आती है, लाइट में। जब लाइट रहेगा, जैसे अभी लाइट है ना, लाइट में देखने के काम आ रही है। अंधेरा हो जाएगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगी, ये इसका काम खत्म हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगी और ये फिर हमको देखने का प्रयास करेगी। तो ज़्यादा अंधेरा रहेगा तो आपको लाल हरा समझ में नहीं आएगा। आएगा थोड़ा बहुत तो प्रकाश रहता ही है ना, एकदम प्रकाश हो जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। रंग विभेद करने में सहायक है शंकु कोशिका। और उसके बाद एक बात और दिमाग में रखो कि इसमें क्या होता है यार, एक चीज़ मुझे लग रहा है कि मैंने गलत लिखा है, इसको विजुअल वायलेट बोलते हैं। इसमें विजुअल वायलेट रहता है और इसमें जो एक वर्णक पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? विजुअल पर्पल। ये नहीं पूछेगा लेकिन दिमाग में रखो, विजुअल पर्पल, विजुअल पर्पल इसमें रहता है। अब यहाँ एक बात आपको दिमाग में रखनी है, और वो क्या रखनी है? देखो, जो ये शलाका कोशिकाएं हैं मेरे पास नीचे वाला जगह पे शायद आपको दिख जाए, बताओ दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये उंगली जहां रखा हूं यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है? कृष्णा बोलो। विकास नहीं, यहां कोई बात नहीं दिख रहा है ना। तो एक तुम लोग दिमाग में एक बात रखना, यहाँ पे, यहाँ इतना तो दिख ही रहा होगा, जोड़ लेना इसको। इसको यहाँ से जोड़ के मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये यहाँ लेके आ गया। अब समझना यहाँ क्या, यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है काफ़ी, कि ये जो हमारा विजुअल वाला है, ध्यान रखिएगा, विजुअल वाला में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? रोडोक्सिन। रोडोक्सिन वर्णक पाया जाता है किसमें? इसमें, ये इसमें पाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ चलो समझ में पाई जाएगा। यहाँ से निकाल रहा, देखो यहाँ से निकला है। तो रोडोक्सिन वर्णक पाया जाता है, रोडोक्सिन, रोडोक्सिन वर्णक पाया जाता है एक शलाका वाले में। और इसका क्या, इसके बारे में हमको जानना है। तो जैसे ही प्रकाश पड़ता है, जैसे ही प्रकाश पड़ता है, अभी अंधेरा होता है तो हमको देखने में दिक्कत होती है ना, वही बता रहा हूँ। जैसे ही प्रकाश आपतित होगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा इस पर, तो ये तुरंत दो भागों में टूट जाता है। प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये दो भागों में टूट जाता है। एक ऑक्सीन बना लेता है, एक चीज बनाता है ये क्या? ऑक्सीन। और दूसरा चीज ये बनाता है रेटिनिन, रेटिनिन। ऑक्सीन बनाता है और रेटिनिन बनाता है। और जब ये दोनों टूट जाते हैं, जब ये दोनों टूट जाते हैं तब जाके हमको क्या होता है? प्रकाश में दिखाई देने लगता है। देखो अभी बताया ना कि ये अंधेरे में दिखाई के लिए काम होता है। तो अंधेरे में विजुअल वायलेट का एक पार्ट होता है रोडोक्सिन। रोडोक्सिन एक तरल एंजाइम जो भी है, और ये रोडोक्सिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है, अंधेरे में है, चल रहा है काम, अचानक प्रकाश पड़ा तो थोड़ा समय लेगा, ये कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का समय लेगा, और तुरंत क्या हो जाएगा? ऑक्सीन और रेटिनिन में टूट जाएगा। और जैसे है ऑक्सीन रेटिनिन में टूट जाएगा तो आपको प्रकाश में ठीक से दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। अचानक लाइट चली गई, मान लो अचानक अंधेरा हो गया फिर से, तो अचानक जैसे ही अंधेरा होगा ये फिर दोनों आपस में जुड़ के और फिर से क्या बना लेंगे? रोडोक्सिन। फिर से बना लेंगे रोडोक्सिन, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। तो फिर क्या हो जाएगा?
अंधेरे में भी दिखाई देने लगेगा। मतलब जब भी आप लाइट में हो, अभी मैं लाइट में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अचानक लाइट चली जाएगी, थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देता है, 5-7 मतलब 2-4 मिनट तक ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा है, और धीरे 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 फिर क्लियर हो जाता है। तो इसी कारण होता है इनके जुड़ने में और इनके टूटने में जो समय लगता है। एकदम अंधेरे में कहीं है, अचानक बाहर आते हैं तो आँख खुलती नहीं है, जैसा लगता है कि कुछ हो गया है। टॉर्च अचानक किसी की आँख पे डाल दो, तुरंत आँख खुलती नहीं है, चकमकाहट शुरू होती है। तो ये दिमाग में रखना कि रोडोक्सिन पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन रेटिनिन में टूट जाता है, और जब अंधेरा होगा तो ये फिर से जुड़कर रोडोक्सिन बना लेते हैं। इस कारण हमको प्रकाश में और अंधेरे में, प्रकाश से अंधेरे में, अंधेरे से प्रकाश में जाने पर ठीक से देखने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। खासकर जब प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तब ज़्यादा, अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तब ज़्यादा नहीं लगता है, तब तो फास्टली हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तब ऐसा होता है, लाइट जाती है 4-5 मिनट तक ऐसा लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा है, थोड़ी देर बाद सब दिखाई देने लगता है, मतलब चलने फिरने लगता है आदमी घर में भी। तो ये दिमाग में जरूर रखना, ये 2 परत आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इस परत का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था। अब मुझे उसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, उधर वाली बात। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, बताइए अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर वाली पार्ट रिकैप को हटा रहा हूँ। जो लोग आज क्लास में जुड़े होंगे वो लोग थोड़ा बहुत बेसिक जान गए होंगे, बाकी फिर कभी दूसरी क्लास में देखेंगे तो देखिएगा। चलो इतनी बात क्लियर है। अरे बोलोगे या नाराज हो? और सब बोलो, सब बोलो। जय माता दी नहीं? हाँ नहीं तो ठीक है, ठीक है। आज कुछ लोग सुबह जग गए हैं। सुबह 5 बजे क्लास लगाना भी एक अपने आप में मजे की ही बात है। सत्यम भाई भी आ गए हैं भाई आज तो ये क्लास सुबह 5 बजे लगाना भी मज़ेदार है कि सुबह 5 बजे जगना तुम लोगों को आ गया, नहीं तो 4 बजे तक तो ऐसे ही जगते थे, सोते थे 4 बजे। चलो देखो, अगला जो है मुख्य रूप से हमें यही जानना था, लेकिन अभी थोड़ा सा जो बचा हुआ है चीज़ देखते हैं। द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकी स्तर क्या है समझ लो पहले एक बार थोड़ा फिर से। हमने आपको बताया था जब तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था, देखो फिर से नोट आ गया। अगर ये बात हमने आपको पढ़ाया तो है, लेकिन फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। तंत्रिका तंत्र जब पढ़े थे, आप लोग भी कॉपी में नोट डाल के कहीं चाहो तो लिख लेना, क्योंकि पढ़े तो हो लेकिन याद नहीं है तो ये बात समझ नहीं आएगी, याद रहेगा तुरंत समझ में आ जाएगी। तंत्रिका तंत्र जब हमने पढ़ा था तो हमने तंत्रिका उत्तक की बात किया था, याद करेंगे। तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो तंत्रिका टिश्यू, तंत्रिका उत्तक की बात किया था। और तंत्रिका उत्तक हमने देखा था कि 2 कोशिकाओं से बनते हैं। एक कोशिका था न्यूरोगिलिया, याद होगा आपको, एक कोशिका था न्यूरोगिलिया इसमें, जिसके बारे में काफ़ी हमने बात किया था, ये भी इनके भी टाइप्स देखे थे। और दूसरा था तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु। और अक्सर लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, जबकि हमने पढ़ा तो देखा था इसका कितना ज़्यादा रोल है। और इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। अक्सर किताबों में न्यूरॉन अगर किसी चीज़ को बोलता है तो किसको बोलता है? तंत्रिका तंतु को। अब याद करो, न्यूरॉन की संरचना हमने देखा था कि न्यूरॉन की संरचना एक ताराकाय ऐसी संरचना रहती है बीच में, इसी में केंद्रक होता है, इसी में राइबोसोम रहेगा, इसी में अंतःप्रद्रवी जालिका रहेगी, सारा संरचना इसमें है। इसके ऊपर मैं बताया था कि ऐसे वृक्षवत संरचना बन जाती है, ऐसे बनी रहती है। अब उतना डिटेलिंग बनाने जा नहीं रहे हैं, हम तो बस समझा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ऐसे पूंछ निकली रहती है, इसकी बताया था। पूंछ निकलने के बाद आपको याद है कि लास्ट में जाने के बाद फिर से इसमें ऐसे ही वृक्षवत संरचना निकल जाती थी ऐसे। तो इनका नाम हम क्या बोल रहे थे? सारा नाम आपको पता है। इसको बोलते थे क्या? डेंड्रॉइड्स।
डेंड्रॉइड्स, इसको ये वाला जो हिस्सा था इसको बोल रहे थे न्यूरॉन बॉडी, और इसका नाम था एक्सॉन, इसका नाम साइटोन भी बोल रहे थे। आपको याद है कि साइटोन भी इसको बोल रहे थे। अब वही बोल रहा हूँ कि पूरा बात तो पढ़ाने वाला नहीं हूँ ना, एक बार आप लोग पढ़े हैं तो रिवाइज हो जाए दिमाग में। एक्सॉन, और इसको लास्ट वाले को बोल रहे थे टीलोडेंड्रिया। टीलो नहीं, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ पीलोडेंड्रिया, टीलो TELO पीछे, टीलोडेंड्रिया। तो ये इसकी संरचना होती थी किसकी? तंत्रिका तंतु न्यूरॉन की। याद करो मैंने बताया था कि जैसे ही ये सारे तंत्रिका तंत्र आपस में तंत्रिका तंतु आपस में जुड़े हैं, न्यूरॉन जुड़े हैं, तो जुड़ते कैसे हैं? जो ये वाला है, इसके पीछे ये वाला जो हिस्सा है, इससे एक दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे का ये साइटोन जो है ना, इसके टीलोडेंड्रिया से जुड़ गया है। मतलब ये साइटोन ना बोलो, डेंड्रॉइड, दूसरा एक और आएगा तो उसका डेंड्रॉइड इसके पूंछ से जुड़ जाएगा। मैंने उस समय समझाते समय बोला था कि ये मूंछ है और ये पूंछ है, तो दूसरे वाले का मूंछ पहले वाले के पूंछ से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात बोलो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कमेंट बताओ इसमें, कमेंट बॉक्स में। क्लास में ये बात पढ़ाई गई थी कि नहीं? अभी जनरल बताया जा रहा है, वहाँ पे डिटेल की गई थी काफ़ी। यहाँ तो मतलब सिर्फ बोल दिया कि आपको याद आ जाए। याद है? अच्छा ठीक है, शिवा को याद है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस दिमाग में रखना है कि द्विध्रुवी कोशिका क्या होती है। यहाँ पे एक ध्रुवी, द्विध्रुवी क्या है? द्विध्रुवी मतलब कि जो ये न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन दो अन्य न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। इधर से भी जुड़ा हुआ है एक न्यूरॉन से, और इधर से भी एक न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे द्विध्रुवी। एक से जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे? एक ध्रुवी, और कईयों से जुड़ जाएगा तो बोलेंगे बहुध्रुवी। बस इतना दिमाग में रख लो। मैं द्विध्रुवी बताना चाह रहा था कि जो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन से आगे पीछे जुड़ रहा है तो क्या है? द्विध्रुवी। इतना दिमाग में रखो, बाकी ये लंबी कहानी है तो वहां फिर नहीं जाएंगे। लिखो यहाँ पे, इसमें अगले वाले में इसको बोलते हैं लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो बोलते हैं लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसमें क्या लिखना है? तो इसमें आपको सिर्फ एक लाइन, दो लाइन लिखनी है, इससे ज़्यादा हमको मतलब है नहीं। बट मुझे फिर से ये तंत्रिका तंतु जो समझाया हूँ फिर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह कम पड़ेगा। यहाँ पे दोनों काफ़ी पास पास लिख दिए हैं, तो इसको हटा दो ना। ये तंत्रिका तंतु तो मुझे समझाना है ही नहीं, ये बात तो हो चुकी है, तो इसको मिटा देता हूँ। एक बार नोट के तौर पे मैंने आपको क्लास में बता दिया कि याद आ जाए। और ये गुच्छी स्तर को थोड़ा सा मैं यहाँ हटाता हूँ और इसको थोड़ा दूर ले चलूँगा। अभी आप तो लिख ही लिए होंगे। देखो ये क्या है? तो द्विध्रुवी तंत्रिका तंतु से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या है? यह द्विध्रुवीय तंत्रिका तंतु से मिलकर बनी होती है। द्विध्रुवी तंत्रिका तंतु से मिलकर बनी होती है। एक बात तो ये दिमाग में होना चाहिए, द्विध्रुवी तंत्रिका तंतु क्या है? अभी देख मेमोराइज करा दिया आपको। मिलकर बनी होती है। और इसमें दिमाग में क्या रखना है आपको कि जब द्विध्रुवी में बोला कि दो से जुड़ी रहती है ना, तो ये कैसे जुड़ी रहती है? इसमें से इसका दो सिरे जो है ना, द्विध्रुवी तंत्रिका तंत्र है तो इसका दो सिरा, एक प्रथम सिरा है और एक द्वितीय सिरा है। तो ये कैसे जुड़ेगा? इसका प्रथम सिरा जाकर जुड़ जाता है किससे? इससे जुड़ा रहता है। तीर ऐसे लगा दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। और जो द्वितीय सिरा रहता है, सिर्फ मतलब इस बात को समझने के लिए बता रहा हूं। अभी आगे देखोगे तो अंध बिंदु इससे समझ में आ जाएगा, नहीं तो अंध बिंदु समझ में आएगा नहीं। लोग बस पढ़ लेते हैं कि रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पर कोई भी तस्वीर नहीं बनती है, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। लेकिन अंध बिंदु एग्जैक्ट आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्यों हो रहा है, इसलिए इनका रोल हम देख रहे हैं अंध बिंदु को समझने के लिए।
तो अगला जो है हमारा गुच्छकीय स्तर, गुच्छकीय स्तर या गुच्छी स्तर भी बोलते हैं, गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक लेयर। एक जो इसका दूसरा स्तर जो होता है, इसका द्वितीय वाला भाग, द्वितीय सिरा गुच्छकीय स्तर से जुड़ा होता है। अब देख रहे हो ये सारी आपस में, ये तो आपस में जुड़ी होंगी, 10 हैं, मैं तो 4 की बात कर रहा हूं। तो ये यहाँ से ये सारी चीजें मुख्य रूप से दृष्टि शलाका इससे जुड़ गई है और ये जाके इससे जुड़ गया है, तो ये तीनों एक साथ जुड़ गई हैं एक तरीके से। अब क्या होगा इसमें, गैंग्लियोनिक परत में आएंगे तो हम लिखेंगे इस परत में आने वाले तंत्रिका तंतु, जितना तंत्रिका तंतु इससे आके मिलेंगे तो लिखेंगे इस परत में आने वाले, इस परत में आने वाले तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक मतलब प्रकाशिक, नर्व जानते ही हो आप। याद करो कि केवल आंख को देखने से कुछ नहीं होगा। मस्तिष्क पढ़े थे ना, ब्रेन पढ़े थे, तो हमको पता था कि हर शरीर से उद्दीपन हमारे जो मुख्य तंत्रिका तंत्र है, मेरु रज्जु और सिर तक आता है, मतलब मस्तिष्क तक आता है। तो आंख से देखने से नहीं होगा, आंख से देख लिया गया, उद्दीपन आंख ने ले लिया, इसको मस्तिष्क तक पहुंचना है। तो मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए नर्व होंगी ना। इसमें हमने पढ़ा था कपाल तंत्रिकाएं, याद करो, कपाल तंत्रिकाएं, परिधि तंत्रिकाएं। तो तंत्रिकाएं क्या, नर्व ही तो थी, न्यूरॉन्स से बनी हुई नर्व थी। तो यहाँ ये इस परत में आने वाली जितनी भी तंत्रिका तंतु हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक साथ, जैसे हमारे रूम में यहाँ पे इतने लाइट जल रही हैं, सबसे तार निकला हुआ है, ये सारे तार आकर यहाँ पे एक बोर्ड है, उसमें जाके मिलके एक तरीके से एक गुच्छा बना लिए हैं, एक तार हो गए हैं, और इसको निकाल कर ले जाके फिर कहीं आगे लगाया गया है। समझ रहे हो ना। तो ठीक वैसे ही जितने भी तार न्यूरॉन्स हमारे इस परत में हैं, वो सारे आके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इस परत में आने वाले तंत्रिका तंतु आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व, प्रकाशिक नर्व लिख लेना। प्रकाशिक, अगर आपको हिंदी लिखना है तो लिख लेना प्रकाशिक नर्व, प्रकाशिक नर्व, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। और नर्व बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको मस्तिष्क में जाना है, दोनों आंखों में बन गया। अब ये तार मान लो सॉकेट से अंदर से नीचे निकलेगा और निकल के हमारे मस्तिष्क में चला जाएगा। हमने पढ़ा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि और श्रवण वाले को कंट्रोल करता है, ये आप जाके मेमोराइज करिएगा, फिर डबल से उसको बताना और यहाँ पे समय लगेगा। अब ये क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व बनाते हैं और मस्तिष्क तक पहुँचते हैं, ब्रेन तक पहुँचते हैं, मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। अब ध्यान रखो कि जो हमारी आँख है ना, यहाँ ये जो आँख है, ये केवल लास्ट लेयर बता रहा हूँ, ये हमारी रेटिना है। तो इस रेटिना में यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना, रेटिना में यहाँ नीचे एक मान लो होल है। अब तार अगर निकालना है, तार कहीं से निकालना है तो एक होल तो करना पड़ेगा ना। मेरे इस रूम में तार आया हुआ है तो कहीं ना कहीं से कुछ होल करके लाया गया है। तो वैसे ही ये सारे तार जब आपस में इमेजिन कर लो मिल गए हैं, मिल के तो एक होल से निकलते हैं ये, और एक होल से निकल के ऐसे ब्रेन में चले जाते हैं। तो जिस होल से निकलते हैं ना, इस होल को ही एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये होल से यहाँ से निकल के तंत्रिका तंतु मस्तिष्क में जा रहे हैं। तो यहाँ ये बात लिखना है, हमको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर समझाने के लिए कर दिया। और मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। यहाँ पे एक बात और लिख लेते हैं, क्या तो लिखेंगे नेत्र के जिस स्थान पर ये सभी मिलते हैं, ये सारे जाके जहाँ मिलते हैं, देखो जहाँ से निकल रहे हैं, नेत्र के जिस स्थान से ये नेत्र के जिस स्थान पर ये मिलते हैं,
या निकलते हैं जहाँ से, मिलते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। उसे अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उसे अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट की खास बात क्या है? तो ब्लाइंड स्पॉट में, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में मिल गई हैं ना, तो ब्लाइंड स्पॉट पर न तो शंकु कोशिका अपने आप में मिलेगी अकेले और न ही श्लाका कोशिका मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंध बिंदु पर शंकु और श्लाका कोशिका उपस्थित होती हैं, तो बोलेंगे गलत। अगर उपस्थित होती तब तो प्रतिबिंब बन ही जाता, नहीं उपस्थित होती हैं क्योंकि वो सब मिलकर यहाँ पर गुच्छी स्तर बना के बाहर निकल गई हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ केवल दिख ही नहीं रही है कि प्रतिबिंब बने। शंकु और श्लाका कोशिका उपस्थित नहीं होती हैं। आप लोग लिखिएगा, सारा जगह मेरे पास इतना नहीं बन पा रहा है, यहाँ कट लगा दे रहा हूँ। शंकु और श्लाका कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं और इसलिए यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये ध्यान रखना है कि अंध बिंदु पर कभी भी हमारे आँख में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कितना भी कोई कोशिश कर ले। कारण क्या है? हमने पूरा देख लिया कि गुच्छकी स्तर से सारे मिलकर प्रकाशिक नर्व, ऑप्टिक नर्व बनाएगी। वो नर्व मस्तिष्क तक पहुंचना है। रेटिना के किसी एक भाग पर जाके वो सारे मिल के निकलते हैं मस्तिष्क के लिए। उस बिंदु को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु पर न तो शंकु कोशिका अपने आप में अकेले पाई जाएगी, न ही श्लाका पाई जाएगी, और इसलिए वहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। इतनी बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया है तो ठोको ताली। अरे ठोको। अच्छा, हैंड रेज करके ठोके ताली। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? केवल मैं फैक्ट लिखवा देता ना तो बहुत लंबे ल्यूसेंट बन जाएगा फिर। अब ल्यूसेंट की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ल्यूसेंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि फिर याद ही नहीं होगा ना। फैक्ट फैक्ट दिया हुआ है तो केवल फैक्ट से बात नहीं बननी है, आपको पढ़ते समय कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। और इसलिए जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक मैं बताता हूं उसमें केवल प्रीलिम्स नहीं, जैसे अक्सर लोग प्रीलिम्स सोचकर 2 लाइन में 5 लाइन, 1 पेज में फैक्ट सारे लिखवा दिए, वो याद ही नहीं होगा, एग्जाम कैसे निकालोगे? अब ये मेंस में आ जाएगा, अगर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं तो उसको भी लिख पाओगे, और प्रीलिम्स में कहीं से भी आएगा तो एक बार दिमाग में तुम्हारे बना रहेगा कि अच्छा ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा गया था। क्लियर है? तो ब्लाइंड स्पॉट समझ गए। तो अब आपको समझना है यहाँ पे कि जैसे ब्लाइंड, यहाँ देखो आप लोग जगह बना के लिख लेना वहीं पर। ब्लाइंड स्पॉट जो है ना, जैसे मान लो ये आँख है, आँख का ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमने मान लिया कि ये ब्लाइंड स्पॉट है, बी लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट से लगभग 2 उंगल ऊपर, लगभग 2 उंगल ऊपर, 2 उंगल मतलब ये 2 उंगल है ना, इसके ऊपर, ठीक है, हमको बस समझ लो कि उसके जरा सा ऊपर एक और बिंदु यहाँ पाया जाता है। उसके जरा सा ऊपर, रेटिना पर ही ध्यान रख लेना कि रेटिना वाले स्तर पर, क्योंकि रेटिना पढ़ रहे हैं, जरा सा ऊपर एक और बिंदु पाया जाता है और इस बिंदु को हम बोलते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु। इसका नाम होता है पीत बिंदु। और पीत बिंदु की खास बात क्या है? तो पीत बिंदु पर सबसे ज्यादा, पीत दिखाई दे रहा है ना, हाँ, पीत बिंदु पर सबसे ज्यादा, पीत बिंदु पर सबसे ज्यादा शंकु कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, शंकु कोशिका भी पाई जाती है, और सबसे ज्यादा श्लाका कोशिका भी पाई जाती है। और इसलिए इस बिंदु पर सबसे क्लियर, रेटिना पर सबसे अगर क्लियर कहीं कोई प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ सबसे क्लियर को क्या बोले भाई? सबसे स्वच्छ या सबसे तीव्र बोलो। सबसे तीव्र प्रतिबिंब का निर्माण होता है पीत बिंदु पर। सबसे तीव्र प्रतिबिंब का निर्माण होता है पीत बिंदु पर। तो ध्यान रखिएगा, पीत बिंदु कहाँ है? ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा ऊपर होता है और वहाँ शंकु और श्लाका कोशिकाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन कोशिका ही तो है।
तो सबसे तीव्र, सबसे चमकीला प्रतिबिंब अगर कहीं बनता है, चमकीला लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, सबसे चमकीला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। अब होता क्या है, कई बार तुम लोग देखना, कुछ देखना होता है ना हमको, तो बहुत ध्यान से देखते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा आंख गड़ाकर देखते हैं। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आंख गड़ाकर देख रहे हैं तो हम चाहते हैं, या हमारा शरीर चाहता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? पीत बिंदु पर बन जाए। पीत बिंदु पर बन जाएगा तो क्लियर हमको दिखाई दे देगा। तो कई बार कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता है तो फिर हमारा बॉडी अपने आप ही, चाहे हम बायो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ये काम करने लगती है कि आंखें बहुत फैलाकर इस तरीके से देखती है कि उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बने। और जैसे ही पीत बिंदु पर बनने का प्रतिबिंब आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो आंख के रेटिना पर सबसे चमकीला प्रतिबिंब अगर कहीं बनता है तो वो कहाँ बनेगा? पीत बिंदु पर। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे शंकु और शलाका कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसलिए आपको इन 4 परतों के बारे में स्पेशली मैंने यहाँ पे बताया। एक बात और तुम लोग दिमाग में रख सकते हो कि जो पीत बिंदु है ना, ये जो पीत बिंदु है, यहाँ पे थोड़ा गड्ढा भी होता है। ये पीत बिंदु है तो पीत बिंदु का एक गड्ढा होता है यहाँ पे, तो उसका नाम खैर आप लोगों से ना पूछे, लेकिन दिमाग में रखना कि येलो स्पॉट के जस्ट नीचे थोड़ा सा एक गड्ढा होता है, और उस गड्ढा को हम बोलते हैं क्या? फोबिया सेंट्रलिस। उसका नाम क्या होता है? फोबिया सेंट्रलिस। इंग्लिश में उसका नाम होता है फोबिया सेंट्रलिस। देवनागरी में ही लिख देता हूं। उस गड्ढे का नाम है जो पीत बिंदु के पीछे जो गड्ढा है ना, जो खाई है एक छोटी सी, पीछे जो एक गड्ढा है, उस गधा है नहीं कि गधा है लिख लेना, कि पीत बिंदु के पीछे जो गधा है, गड्ढा है, उस गड्ढा का नाम है फोबिया सेंट्रलिस। ठीक है, फोबिया सेंट्रलिस। और पीत बिंदु को इंग्लिश में, जैसे कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले आके हिंदी माध्यम में पढ़ने लगते हैं, जैसे वो अनुग्रह वगैरह है, तो ध्यान रखें कि येलो स्पॉट तो बोलते ही हैं लोग पीत बिंदु, एक और नाम इसका बोलते हैं मैकुला लुटिया। मैकुला लुटिया लुटिया नहीं, मैकुला लुटिया। ये बायो वाले तरीके से नाम है, नहीं पूछेगा आप लोगों से सामान्य अध्ययन में, बट कभी अगर पूछ लेता है मैकुला लुटिया, तो मैकुला लुटिया मतलब पीत बिंदु ही है। पीत बिंदु को ही मैकुला लुटिया बोलते हैं। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। क्योंकि बोर्ड और भी बड़ा है, लेकिन उसके लिए मुझे कैमरे का अपर्चर बदलना पड़ेगा, या कैमरे को इधर उधर करना पड़ेगा, तो इसको मिटाऊंगा मैं। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछो, इसमें अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछो। 5-7 मिनट और क्लास लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, या कुछ बच भी गया तो दोष वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि मेंस के क्लास का टाइम धीरे धीरे हो रहा है। वैसे तो मेंस का क्लास का टाइम 7 बजे है, लेकिन देखते हैं, ख़त्म कर ही लेते हैं इसको। हो गया? मिटाएं? रुक जाओ, मैं इसका एक फ़ोटो भी ले लेता हूं, जिससे कि तुम लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। अगर कोई नहीं अभी अभी जुड़ा हो क्लास में और नहीं लिख पाया हो तो ग्रुप से जाके देख लेना। हाँ, तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट तो आप एप्लीकेशन पे ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट का तरीका है नहीं लेने का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस मतलब हमारे आँख में जो लेंस है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, जो हमारे आँख में लेंस है उसकी बात कर लेते हैं कि वो क्या है। तो वो तो हमको पता ही है, जब प्रकाश वगैरह पढ़ रहे थे, लाइट, तो बताया था कि हमारी आंखें जो हैं, हमारे आँख का लेंस जो है वो क्या है? द्विव उत्तल है, उभय उत्तल है, मतलब दोनों तरफ वो क्या है? उत्तल है। बट एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर भी, अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो। और वो 10वीं क्लास का एनसीईआरटी जरूर तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि उसको पढ़ोगे तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। हमने तो यहाँ पे उससे काफ़ी ऊपर लेवल की हमने चर्चा किया है। 3 दिन
हमने लगाया है इस पर आई पर, जिससे कि आपको हर एक बात आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो दिक्कत ना हो, बट फिर भी उसको एक बार पढ़ लोगे। मानव नेत्र और हमारी रंग बिरंगी दुनिया करके चैप्टर है। ये क्या है? अरे अरे क्या, अरे क्या, बोलो, नहीं लिख पाए थे क्या अभी? अच्छा, सत्यम बोल रहा है कि येलो स्पॉट एक बार और बस समझा दीजिए। कोई बात नहीं, समझ लो, नहीं है तब भी समझ सकते हैं। जरूरी कि डायग्राम हमने बताया कि ये आंख हमारा है, मैं केवल ऐसे बना दे रहा हूँ छोटा सा, उतना डायग्राम सही कर रहे हैं। तो यहाँ ब्लाइंड स्पॉट था, जहाँ पे क्या हो रहा था, सारी तंत्रिका निकल के यहाँ से मस्तिष्क में जा रही थी तार। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिलता है। इस बिंदु को हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु, इसको हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु, और इंग्लिश में येलो स्पॉट बोल ही लोगे। बाकी इसको मैकुला लुटिया भी बोलते हैं, मैकुला लुटिया, ठीक है, मैकुला लुटिया। होता क्या है, तो यहाँ पर इस जगह पर शंकु कोशिका जो हमने पढ़ा था, और शलाका रॉड कोशिका जो पढ़ा था, कोन और रॉड कोशिका, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और इसलिए यहाँ पर सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनता है, यहाँ सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनता है। अगर आँख के पूरे रेटिना पर कहीं अगर प्रतिबिंब हमको बन के देखना है, और प्रतिबिंब बनेगा कैसे, जाहिर सी बात है, तो ये हमारा जो आँख का काला भाग दिख रहा है, आइरिस है, मैं बताया था। आइरिस काला इसलिए है क्योंकि प्रकाश को अवशोषित किया। उसके अंदर एक छोटी सी पुतली है जिसको तारा या पुतली पुपिल बताया था मैं, उससे प्रकाश, वो पारदर्शी है, उससे प्रकाश निकल के लेंस पर जाता है, लेंस अभी बता रहा हूँ, और लेंस से फिर वो प्रकाश प्रतिबिंब जाके कहाँ बनता है, पर्दे पर बनता है। पर्दा पीछे रेटिना है। अब इस रेटिना के इस पूरे भाग में कहीं अगर प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लो प्रकाश आके यहाँ इकट्ठा हो गया, फिजिक्स में पढ़े हैं ना प्रतिबिंब बनता है कैसे, और नहीं पढ़े होंगे जो लोग तो पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहाँ एक बार और इस बात को क्लियर कर दूंगा कि जो आँख पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, ठीक है ना। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है, मेंस में जाकर देखोगे पेपर 3 में 3 यूनिट हैं शुरू वाले, वो तीनों साइंस है, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में बायो, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। तो जब यहाँ पर अगर किरणें मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला बनेगा, लेकिन अगर इस पर बन गया तो सबसे चमकीला, ब्लाइंड पर बन गया तो बनेगा ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहाँ अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन सबसे चमकीला अगर कहीं प्रतिबिंब बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, मैकुला लुटिया पर। और मैकुला लुटिया पर गड्ढा है एक, वैसे तो यहाँ भी है बट यहाँ के गड्ढे को मैं मतलब नहीं है, यहाँ एक से पीछे एक गड्ढा है, और उस गड्ढे का नाम बताया था कि उस गड्ढे का नाम क्या है, तो फोबिया सेंट्रोलिस, उस गड्ढे का नाम है फोबिया सेंट्रोलिस। कुछ लोग सेंट्रेलिस बोलते हैं, कुछ लोग सेंट्रोलिस बोलते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, देख लेना, फोबिया सेंट्रेलिस। अब आ गया, अब बोलो किसको, सत्यम को नहीं समझ में आ रहा था, अब आ गया। चलो तो अब लेंस को पढ़ के खत्म करते हैं, आंख के लेंस को देख लेते हैं। अगला हेडिंग डालोगे नेत्र लेंस, अगला हेडिंग रहेगा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस में सबसे पहले दिमाग में रखो कि ये बनता किस चीज से है, तो प्रोटीन से निर्मित होता है, कांच से नहीं होता है। आंख जो चश्मा लगा रहे हैं ना, अभी मान लो ये मैं चश्मा लगा रहा हूं तो इस चश्मा में भी लेंस लगा है। ये लेंस किसका है, या तो फाइबर का बना हुआ है या तो कांच का बना हुआ है, लेकिन आंख का जो है वो कांच का या फाइबर का नहीं बना हुआ है। प्रोटीन, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व जब पढ़ाया था तो आपको मैं बताया था कि प्रोटीन का कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर में। है तो सबका ही, कार्बोहाइड्रेट का भी है, वसा का भी है, विटामिन का भी है, खनिज का भी है, जल का भी है, लेकिन प्रोटीन का कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वैसे ही ये नेत्र लेंस जो हमारा है वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन से निर्मित। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम से पूछता है तो दिमाग में रखिएगा कि इसका निर्माण प्रोटीन से होता है।
एक बात दिमाग में रखिए। अगली बात क्या है, कहाँ रहेगा, तो आइरिस के पीछे। ही बताया ना कि आइरिस के अंदर जो गोल में छोटा सा उसका भाग है, बीच में पुतली, पुतली के जस्ट पीछे हम देखेंगे तो लेंस है। तो क्या लिखेंगे, आइरिस के कहाँ रहेगा ये, तो आइरिस के पश्च भाग या आइरिस के पीछे, आइरिस के पीछे रहता है। और क्या है, तो पारदर्शी है, आइरिस के पीछे है, पारदर्शी है। पारदर्शी रहेगा तभी तो बात बनेगी ना। अब मैं चश्मा ये पहना हूं, इसमें लेंस लगा है, ये लेंस अगर पारदर्शी ना रहे तो फिर क्या मतलब। अगर मान लो आगे अपारदर्शी रहे तो मुझे लैपटॉप पे दिखेगा ही नहीं आप लोगों का कुछ भी चीज़ें, आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो लेंस पारदर्शी होता है, दर्पण पारदर्शी नहीं होता है। देखो जब फिजिक्स पढ़ोगे तो दर्पण पारदर्शी नहीं होगा, दर्पण अपारदर्शी रहेगा। पीछे उसके आप देखोगे वो सब सिल्वर का कोटेड या कुछ करके उस पर लगा देते हैं जिससे कि वो पारदर्शी न रहे, लेकिन लेंस हमेशा पारदर्शी होता है। ठीक है, फिजिक्स जो लोग पढ़ लिए हैं उनको पता होगा, जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़े हैं जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो एक तो ये पारदर्शी होता है, और अगला क्या, तो ये दिव उत्तल होता है। दिव उत्तल बोलो, या फिर दिव उत्तल नहीं बोल सकते हो तो उभय उत्तल बोलो, उभयोत्तल, उभय उत्तल होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई एक गोला ले लो आप, तो ये कोई गोला लिया, इस गोले को ऐसे काट दो, काटने के बाद ऐसे रख दो, और अगर इसको इधर से देख रहे हो, इधर से आप देख रहे हो, तो ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना, तो आप इसको बोलोगे कि ये क्या है, उभरा हुआ भाग है, तो उत्तल है। उभरा देखो, ठीक है ना, उभरा भाग है तो क्या है, उत्तल। और अगर इसी को कोई इधर से देख रहा है तो उसको दबा हुआ भाग दिख रहा है तो उसको बोलेगा अवतल। अब लेंस जो होता है हमको पता है कि दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, और अंदर जाके तो कोई देखेगा नहीं। अब मेरा ये लेंस जो है दो परतों से मिलकर बना हुआ है, तो क्या लेंस के अंदर बैठ के कोई देख रहा है, या तो इधर से देखेगा या तो इधर से देखेगा। तो अगर ऐसा लेंस बना हुआ है तो इधर से देखेगा तब भी उसको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, उत्तल ही दिखाई दे रहा है, और इधर से देख रहा है अगर कोई तब भी उसको उभरा हुआ भाग ही दिखाई दे रहा है, उत्तल ही दिखाई दे रहा है, अंदर बैठ के कोई देखना नहीं है। तो इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल, इसको क्या बोलेंगे, उभय उत्तल। संधि लगी हुई है कौन सी, यहां पे देखो, उभय प्लस उत्तल। हिंदी भी तुम लोगों का सिलेबस है, उभय प्लस उत्तल। तो क्या है, अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर क्या आ गया, ओ, उभयोत्तल। तो उत्तल, अब जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे फिजिक्स में तो देखेंगे कई हैं। अगर एक समतल रहे तो समतलोत्तल हो जाएगा, एक अवतल एक उत्तल रहे तब क्या हो जाएगा, वो सब फिजिक्स की बात है। अभी बस समझ लो कि द्विव उत्तल का मतलब क्या है, कि इस टाइप की उसकी संरचना है। देखो ये बना रहा था ना, यहाँ पे मैं लेंस को ही यहाँ बना रहा था, आगे वाले कार्निया मर्निया को हटा दे रहा था, ये वाला बना रहा था। तो ये क्या है, उत्तल है। दोनों तरफ से देखने पे हमको उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। तो हमारी आँख कैसी है, हमारे आँख का लेंस कैसा है, आँख कैसी है, उभय उत्तल अच्छा नहीं लगता, आँख की लेंस कैसा है, उभय उत्तल, ये दिमाग में रखना। तो हमारे आँख की लेंस है उभय उत्तल या द्विव उत्तल, ये दिमाग में रखेंगे आप। उसके बाद ये क्या होती है, तो अगली बात यहाँ लिखेंगे कि यह कोरोइड, कोरोइड मतलब क्या, रक्तक पटल या रक्त पटल। यह रक्त पटल, यह रक्त पटल स्तर में, यह रक्त पटल स्तर में उपस्थित सिलियरी बॉडी से जुड़े, स्तर में उपस्थित सिलियरी बॉडी कल पढ़ाया था, उपस्थित सिलियरी बॉडी, पक्षाभी बोलते हैं इसको, सिलियरी बॉडी से जुड़े स्नायुओं द्वारा, भाई लेंस को कहीं रोकना पड़ेगा ना, तो जुड़े स्नायु या तंत्रिका, स्नायु द्वारा, स्नायुओं द्वारा टंगा होता है, मान लो टंगा होता है, या द्वारा बधा होता है, लिख लो, रुका रहेगा वहाँ पे, हमको इतना दिमाग में ये नहीं पूछने वाला है। यह रक्तक पटल में बीच वाली जो परत है
आपको पता है कि बीच वाली परत उसके जस्ट पीछे है, तो बीच वाली परत से जो हमारी बीच वाली रक्तक पटल है उससे कुछ स्नायु निकली हैं, उन स्नायु से लेंस क्या होता है, टंगा होता है, बंधा होता है। अब यहाँ पे दिमाग में आपको रखना है कि देखो ये हमारा आँख है, ये बात समझने वाली है, ध्यान से थोड़ा समझना यहाँ पे। अब मुझसे यहाँ समय नहीं लगा रहा हूँ ज़्यादा बनाने पर ढंग से। देखो आँख इसके बाद भी ऐसे है ना, कोरोना ये कार्निया वगैरह तो आगे हैं, तो ये लेंस क्या करता है, हमारे आँख को दो भागों में बांट देता है। जैसे ही बीच में रख दिए तो इधर का एक भाग हो गया, इधर का एक भाग हो गया। सिंपल सी बात, एक मान लो बैग है ऐसा, इस बैग में कहीं ले जाके ऐसे एक और कुछ डाल दो, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, दो भागों में बट गया, इधर का एक भाग, इधर का एक भाग। आगे वाले भाग को हम बोलते हैं अग्र वैषम्य, अग्र वैषम्य बोल देते हैं चैम्बर, फॉरवर्ड चैम्बर हो गया। और बाद वाले को बोल देते हैं क्या, पश्च चैम्बर या पश्च वैषम्य। समझ रहे हो, आंख का ये लेंस जो है क्या कर देता है, जैसे ही आंख में जहां है तो पीछे का एक चैम्बर बना देता है, आगे का एक चैम्बर बना देता है। और ये वाले चैम्बर में भी एक लिक्विड भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है, इसमें पूरा द्रव भरा हुआ है ऐसे। वो द्रव क्या कर रहा है, दबाव बनाकर लेंस को फुलाए रखा हुआ है, आंख को फुलाए रखा हुआ है। और आगे वाले में भी भरा हुआ है, आगे भी भरा हुआ है द्रव, पीछे भी द्रव भरा हुआ है, और उसमें आंख आराम से पड़ी हुई है। अगर ये किसी कारणवश आंख में से द्रव निकल जाए तो आंख क्या हो जाएगी, जो आपको आंख उभरी हुई दिख रही है वो तुरंत क्या हो जाएगी, पचक जाएगी, ये द्रव निकल जाएंगे। तो आप फिल्मों में कई बार देखोगे आंख में आंख फोड़ देते हैं। जैसे अभी एक सीरीज आई है ह्यूमन करके, वेब सीरीज हॉट स्टार पे है, आप देख सकते हो। हॉट स्टार पे एक सीरीज आ रही है ह्यूमन करके, उसमें देखोगे एक लड़की रहती है, उसके आंख को फोड़ते हैं वो, तो कैसे द्रव उसमें से निकलता है। तो आंख में द्रव है, दोनों तरफ द्रव है, और ये द्रव को बांट कौन रहा है, लेंस। हमारी आंखों को दो चैम्बर बना दे रहा है, दो खंड बना दे रहा है, एक रेटिना से लेकर लेंस तक का पश्च वैषम्य, और एक रेटिना से लेकर लेंस से लेकर आगे जो कॉर्निया या कंजक्टाइवा है हमारा, सबसे आगे वाली आंख के सबसे आगे जो परत है उसका नाम है कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा तक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रवैषम्य। इन दोनों में लिक्विड भरा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी बात को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि यह रक्त स्तर में, अब क्या लिखेंगे कि यह नेत्र गोलक के आंतरिक गुहा को, गुहा मतलब क्या, खाली स्थान बताया था मैं आपको, कैविटी। तो ये जो खाली स्थान है इसको दो भागों में बांट देता है। तो लिखेंगे यहाँ पे यह मतलब कौन, लेंस नेत्र गोलक के, पूरा जो नेत्र हमारा है, नेत्र गोलक बोलते हैं, आई बॉल पहले लिखवा चुका हूं। लेंस नेत्र गोलक के आंतरिक गुहा को, नेत्र गोलक के आंतरिक गुहा को दो भागों में या दो खंडों में, दो भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है। कौन कौन से भाग हैं, तो अभी बता दिया। एक भाग है अग्रवैषम्य, और दूसरा भाग क्या है, पश्चवैषम्य, अग्रवैषम्य और पश्चवैषम्य। अग्रवैषम्य अभी यहाँ देख लो क्या है, तो लेंस से लेकर, लेंस से कार्निया बोल लो आप चाहो तो लेंस से या लेंस व कार्निया के बीच का भाग, लेंस व कार्निया, कंजक्टाइवा तो एकदम परत है पतली सी आगे है, लेंस व कार्निया के बीच का भाग छोटा होता है, ये देख सकते हो छोटा है, इतना सही है। बीच का भाग अग्रवैषम्य कहलाता है। इसे एंटीरियर चैम्बर भी कहते हैं। इंग्लिश वाले किसी को दिक्कत जाए तो आप एंटीरियर चैम्बर, वैषम्य खंड बोल रहा था ना, चैम्बर, हार्ट में भी पढ़े थे चैम्बर। इसमें क्या बोलते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर हम देख रहे थे, मानव में हो रहा था। मैंने हार्ट के प्रकार बताए थे कि हार्ट 3 चैम्बर वाला भी होता है, 1 चैम्बर वाला भी होता है, 2 चैम्बर वाला भी होता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर वाला है। फेफड़ा में भी पढ़े थे, लोब बोल रहे थे, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब, मिडिल लोब, वैसे ही नाम दे दिया गया है अग्रवैषम्य। लेंस और कार्निया के बीच का भाग कहलाता है एंटीरियर चैम्बर। और इसमें जो द्रव भरा होता है ना, बताया कि यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड ही तो इसको फुलाया हुआ है आँख को, तो उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इसमें जो तरल भरा होता है, इस तरल का नाम होता है क्या,
जलीय द्रव, जलीय द्रव हिंदी बड़ा अजीब है, हिंदी इंग्लिश ज़्यादा बढ़िया लगता है। एक्वस, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर। मेंस वाली क्लास में अगर तुम लोग देखोगे तो ह्यूमर हम लोग यूनानी, मेंस के जो इसमें स्टूडेंट हैं, हमने यूनानी चिकित्सा पद्धति पढ़ा था, तो उसमें मिजाज पढ़ रहे थे कि मिजाज क्या होता है। और उस मिजाज में हम देख रहे थे कि 4 प्रकार के मिजाज होते हैं। प्रीलिम्स वालों को अजीब लग रहा हो मिजाज क्या है, मेंस वालों को पता है। मिजाज पढ़े थे, मिजाज 4 प्रकार के थे यूनानी चिकित्सा पद्धति में। यूनानी चिकित्सा पद्धति में मिजाज 4 प्रकार के हो रहे थे। दम, जिसको उसी मिजाज को ह्यूमर भी बोल रहे थे, तरल बोल रहे थे, ह्यूमर। तो वैसे ही ये तरल है, तरल क्या है, जलीय द्रव, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। बस इतना दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा हमारे काम का है नहीं। पश्च वैषम्य को अगर इंग्लिश में बोलना है तो पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जाहिर सी बात है अपने आप ही बता दोगे कहाँ से होगा, लेंस और रेटिना तक होगा। तो लेंस व रेटिना के बीच का भाग, लेंस व रेटिना के बीच का भाग, लेंस व रेटिना के बीच के भाग को बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर। और इसमें जो द्रव भरा होता है ना, इसमें जो द्रव भरा रहेगा, तरल भरा रहेगा, उसका नाम होता है काचाभ द्रव। कभी पूछ लेगा, छोटी सी बात है लेकिन नहीं पढ़े रहेंगे दिक्कत हो जाएगी। काचाभ द्रव, और काचाभ को बोलते हैं विट्रियस, विट्रियस लिक्विड, विट्रियस फ्लूइड बोलो, विट्रियस फ्लूइड भरा होता है, विट्रियस। तो लेंस के बारे में काम खत्म हो गया। एक बार देख लो, नेत्र लेंस प्रोटीन से निर्मित होता है, आइरिस के पीछे होता है, पारदर्शी होता है, द्वि उत्तल होता है, रक्त पटल स्तर में उपस्थित सिलियरी बॉडी से जुड़े स्नायु द्वारा ये बंधा रहता है। लेंस पूरे नेत्र गोलक को 2 भागों में बांट देता है, आगे वाला भाग छोटा, पीछे वाला भाग बड़ा होता है। इन दोनों भागों में लिक्विड भरे होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं, जो आँख के जो लेंस है उसको फुलाए रखते हैं, उसको ठीक स्थिति में रखते हैं। कभी फ्लूइड कम हो गया, निकल गया आँखों में से, तकलीफ हो जाती है। अब नेत्र लेंस गोलक के आंतरिक भाग को 2 गुहा में बांटता है, अग्रवेश पोस्ट में लेंस व कार्निया के बीच के भाग को, तरल इसमें जो भरा रहेगा उसको एक्वस ह्यूमर बोलेंगे, जलीय द्रव बोलेंगे। पश्च वेश्म वाला जो रहेगा नेत्र लेंस से रेटिना तक, पोस्टीरियर चेंबर। लेंस व रेटिना, इसको लेंस व रेटिना के बीच होता है, इसमें द्रव जो भरा होता है उसको काचाभ द्रव बोलते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। कई बार लेंस जो हमारा होता है उम्र के साथ साथ धुंधला होने लगता है। जैसे मेरा चश्मा है, इस पर मिट्टी पड़ जाए, इस पर दाग धब्बे पड़ जाए, पता चले कि मैं जाके मैगी खा रहा हूँ और 1 चम्मच मैगी इस पर भी डाल ले रहा हूँ, तो धीरे धीरे धब्बे बन गए तो फिर दिखाई नहीं देगा। वैसे ही उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस पर किसी कारणवश धब्बे बन जाते हैं, या लेंस पारदर्शी न होकर अपारदर्शी होने लगता है। लेंस जो है धीरे धीरे अपारदर्शी अगर हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेजर का ऑपरेशन करा के फिर लेंस को बदलना पड़ता है। या तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जम गई हैं तो उसको हटा देंगे, पारदर्शी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर नहीं जमी हैं, ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो फिर लेंस ही बदलना पड़ता है, पैसा लगता है इसके लिए। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई आँख के बारे में। अब आँख से जुड़े कुछ रोग वगैरह भी हैं, आँख से जुड़े कुछ रोग वगैरह भी हैं। उस रोग को हम लोग कल देख लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट नीचे लिख लो, कभी ये भी पूछ लेगा। एक नोट लिख लो, नीचे एक नोट डाल लो, क्या भरोसा प्रीलिम्स में, क्योंकि जो भी पढ़ो उसको होलिस्टिकली पढ़ो कि उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ ना आए। तो नोट में क्या आपको दिमाग में रखना है कि लिखो, मनुष्य में द्विनेत्री दृष्टि होती है, मनुष्य में द्विनेत्री दृष्टि होती है, मनुष्य में द्विनेत्री दृष्टि होती है। और द्विनेत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर विजन। दृष्टि को आंख नहीं बोलेंगे, विजन। अब मनुष्य में द्विनेत्री दृष्टि होती है, पूछ लेगा प्रीलिम्स में कि मनुष्य में द्विनेत्री दृष्टि होती है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है।
तो इसका मतलब क्या है, ये दिमाग में रखो कि हमारी आंखें काफ़ी पास पास हैं, हमारी आंखें काफ़ी पास पास हैं, तो किसी चीज़ पर हम दोनों नेत्रों से आसानी से देख पाते हैं, दोनों नेत्रों से किसी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। जबकि कुछ जीवों में देखोगे तो दोनों आंखें पास पास नहीं हैं। गाय भैंस का देखो, एक इधर है एक इधर है, तो वो लोग चाहें कि किसी चीज़ पर बाइनोकुलर करके द्विनेत्री तरीके से विजन कर लें, दिक्कत होगी। बट मनुष्य में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख लो नीचे, तात्पर्य कभी पूछ लेगा तो, क्योंकि छोटी क्लास में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। छोटे बच्चों की एनसीईआरटी देखोगे उसमें भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी के आजकल तो छोटे जो प्राइवेट किताबें लगाते हैं उसमें और पहले ही दे देते हैं। तो तात्पर्य नीचे लिख लो, मनुष्य की आंखें पास पास होती हैं, आंखें पास पास होती हैं, और पास पास होने से क्या करते हैं, हम दोनों आंखों के माध्यम से किसी चीज़ पर विजन को अपने केंद्रित कर पाते हैं। और यही कारण है कि हम बोलते हैं कि मनुष्य में द्विनेत्री दृष्टि होती है, सब में द्विनेत्री दृष्टि नहीं होती है। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो लगभग क्लास हो गई है 1.5 घंटे की, 1 घंटे 25 मिनट में रिकॉर्डिंग में देख रहा हूं, 1 घंटे 25 मिनट 7 सेकेंड। अब रोग जो है, रोग में हमको फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो मानव शरीर संरचना पढ़ा जा रहा था, आंख के बारे में पढ़ रहे थे। तो रोग के बारे में हम लोग बहुत डिटेलिंग, जैसे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे, वो फिजिक्स वगैरह जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, नज़दीक का क्लियर दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही हम देखेंगे कंजक्टाइवा में जब संक्रमण होगा तो एक रोग हो जाएगा, कंजक्टाइविटिस बोलते हैं उसको, जिसमें लाल हो जाता है, आंखें जलन देने लगती हैं, ड्रॉप व्रॉप ला के डालते हैं। तो 10 मिनट की बात है, कल देखेंगे। और कल फिर कुछ नया मतलब मानव शरीर संरचना में सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, सिर्फ हमको संवेदांग पढ़ना था। जो संवेदांग में हमने पहले आंख पढ़ लिया, जीभ हमने पढ़ी लिया है, नाक हमने पढ़ी लिया है, जीभ हो गया है, नाक हो गया है, त्वचा भी हो गया है, आंख हो गया, अभी बस 5-10 मिनट का काम है। और उसके बाद कान बचेगा, कान पढ़ लेंगे तो 100% मानव शरीर संरचना खत्म हो जाएगा, जो कुछ बचा था वो भी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी पूछो, अदरवाइज़ आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। मेंस की क्लास का टाइम हो गया है, अब मेंस का क्लास में देखेंगे। सत्यम भाई, किसी कोई दिक्कत? मोहित, महिमा आज पहले दिन क्लास में आई है, मुझे लग रहा है कि 3 दिन से क्लास में नहीं है, जब से उसका एप्लीकेशन सुधरा है। तो कोई समस्या आपको इस टॉपिक में? बोलो। और सभी लोग पहले ये बताओ कि क्या क्लास ऑफलाइन नहीं लग रही है, क्लास आपको ऑनलाइन लग रही है? सिर्फ इतना है कि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो तुम लोगों के सामने रहता हूं, तब भी तो दूर से ही देखते हो, अभी भी वही हाल है। क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने पीपीटी लगा दिया है, पीपीटी पढ़े जा रहा हूँ, पीपीटी से डायग्राम बना हुआ है, पीपीटी से फ्लो चार्ट बना के पढ़ा रहा हूँ। जैसे अगर ऑफलाइन क्लास में जाके पढ़ाता तब भी 1.5 घंटे ही लगते इसको पढ़ाने में जितना समय लगा है, और यहाँ भी इतना ही लगा है। कोई भी चीज़ पहले से बोर्ड पर नहीं लिखी है, हर एक चीज़ आपके साथ साथ लिखा जा रहा है, आपके साथ साथ बोल के लिखवाया जा रहा है। तो एक तरीके से ये ऑफलाइन क्लास ही है, ऑनलाइन क्लास नहीं है, बस वर्चुअल दूरी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं तो बंद करें। या फिर कमेंट आ नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कभी कभी नेट तो नहीं, एप्लीकेशन में कभी दिक्कत हो जाती है, कमेंट आता नहीं है, मुझे लग रहा है कमेंट नहीं आ रहा है। हैंड रेज करो, हाँ हैंड रेज करो, सही बात है यही, हाँ सब लोग हैंड रेज करने लगे हैं, इसका मतलब मैं सही हूँ, कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं, कल की क्लास में, और कल फिर आगे काम शुरू करेंगे इसको 10-15 मिनट इसकी रोग को देखकर। ओके, थैंक यू।